राम राम जी सभी भाई बहनों को। स्वागत है आपका चैनल पे। मैं हूं बाबा रामदास और आज एक बार फिर से मेरे साथ जुड़े हैं भाई प्रमोद कोठारी जी। प्रमोद भाई राम राम। राम राम जी, प्रणाम सारे दर्शकों को और आपको भी। भाई प्रमोद कोठारी जी के साथ हम पहले कई सारी वीडियोस कर चुके हैं। प्रमोद भाई मूलतः राजस्थान झुंझुनू के रहने वाले हैं और पिछले कई सालों से कनाडा में रहते हैं, कैलगरी। सर कैलगरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कैलगरी कैलगरी तो प्रमोद भाई कैलगरी। कितने साल से आप कैलगरी में रह रहे हैं? मैं 8 साल से हूँ सर। 2 साल में टोरंटो रहा था। अच्छा, 2 साल से आप 2 साल आप टोरंटो रहे, अब कैलगरी में रह रहे हैं। एक जी प्रमोद भाई यहाँ पे एक रेड एफएम की एक कोई चैनल, कोई रेडियो चैनल है, वहां पे रेडियो है शायद, रेड एफएम रेडियो जी। कनाडा में। हाँ उसका जी, हाँ एक टॉक शो आया है, कल परसों का है शायद, और जी उससे बहुत ज्यादा चर्चा में है कि वहां पे हमारे पंजाबी बच्चों की दशा, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स गए हैं, बहुत दुर्दशा है और बहुत सारे बच्चे जेलों में बंद हैं। इससे पेरेंट्स में बहुत बड़ी एक चिंता हो गई सर, क्योंकि अच्छा बहुत सारे पेरेंट्स को ये पता ही नहीं है कि कहीं हमारा बच्चा तो नहीं है उसमें, है। तो सर ये पहले तो बताइए क्या चक्कर क्या है और वहां क्या हो रहा है कनाडा में इस समय? ओके। रेड एफएम जो है वो एक हिसाब से रेडियो चैनल है। जैसे आपके यहाँ ये मिर्ची मुर्ची ऐसे चैनल होते हैं ना, हाँ। वैसे ही एक एफएम चैनल है। उनके जो ओनर है वो संघेड़ा साहब है, वैंकूवर बेस्ड है। और उसकी टोरंटो, वैंकूवर, कैलगरी हर जगह जो है रेड एफएम का ऑफिसेस हैं और वो प्रोग्राम होस्ट करते हैं। तो एक्चुअली वो उस प्रोग्राम की जो चर्चा है वो इस टाइम पूरी दुनिया में है। उस टाइम उस प्रोग्राम के अंदर क्या हुआ कि जो पंजाबी बच्चे हैं, उन्होंने विशेष रूप से पंजाबी रेडियो चैनल ही है और पंजाबी कम्युनिटी की प्रॉब्लम्स को ही ये एड्रेस करता है या उनकी अचीवमेंट्स को ही ये प्रदर्शित करता है, ये रेड एफएम जो है। क्योंकि ये पंजाबी रेडियो चैनल है तो उसके अंदर एक डिस्कशन आया, एक पॉडकास्ट आया, जिसके ऊपर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, और स्पेशली उन्होंने बड़ा जोर दे के कहा कि पंजाबी स्टूडेंट्स, और उन्होंने जो बातें बताई उससे यहाँ का समाज ही नहीं, मतलब जिसने वो वीडियो देखा उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। और मतलब एक काउस आ गया चारों तरफ समाज में अंदर कि ये क्या, ये ऐसा कुछ भी हो सकता है क्या। अब उन्होंने बोला क्या उसके अंदर, उन्होंने कहा कि साहब जितने भी कनाडा के अंदर जेलों में बच्चे बंद हैं, जेलों में लोग बंद हैं, उसके अंदर से 90% पंजाबी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बंद हैं। और उस 90% में से भी 10% लड़कियां हैं। आगे बात पहुंच चलती है कि ये बंद क्यों हुए, क्या कारण है ये जेल में। मतलब एक बच्चा यहाँ पे पढ़ने आया था, 16-17 साल का बच्चा, और वो जेल में कैसे पहुंचा। तो वो जेल में इसलिए पहुंचा कि कोई ड्रग्स के धंधे में पकड़ा गया, कोई चोरी चकारी में पकड़ा गया, कोई लूट खसोट इन चीजों में पकड़े गए, विभिन्न क्राइम्स में, और ये लोग जेल में पहुंच गए। कनाडा के अंदर अगर आप क्रिमिनल चार्ज आप पे लग जाता है तो आपका जो खर्चा आता है उससे निकलने का, वो 40 से 50 हजार डॉलर आता है। अगर आपको उन चार्जेस से निकलना है तो वकालत इतनी महंगी है। आप 2,000 3,000 डॉलर का बॉन्ड भर के बेल तो मिल सकती है, जमानत तो मिल सकती है, लेकिन आपको छूटने के लिए आपको अच्छा वकील हायर करना पड़ता है और उसकी जो कीमत है वो 40-50 हजार डॉलर यानी 30-35 लाख रुपए। और ये बच्चे जो हैं जेल में पहुंच गए। आगे वो पूछते हैं होस्ट उनसे कि भाई क्या कारण है इसका। तो उन्होंने जो प्रमुख कारण बताया, वो प्रमुख कारण ये था कि बेरोजगारी, बेरोजगारी की वजह से बच्चों के पास पैसे नहीं आते। पैसे जब नहीं आते तो बच्चे डिप्रेशन में जाने लगते हैं, और जब डिप्रेशन में जाने लगते हैं तो ये जो स्टूडेंट कम्युनिटीज हैं जहां पे ये स्टूडेंट्स रहते हैं, जैसे हम्बर कॉलेज है,
शेरिडन कॉलेज है, सैनिका कॉलेज है, सेंटेनियल कॉलेज है। ये बड़ी बड़ी कॉलेजेस हैं जहां 3-3, 4-4, 5-5 हजार बच्चों को ये अकोमोडेट करती हैं सेमेस्टर वाइज। तो ये बच्चे उसी कॉलेजेस के आसपास ही रहते हैं ताकि इस कॉलेज आना जाना आसान हो। तो ये जितने भी ड्रग डीलर हैं, ये ड्रग डीलर उन्हीं कॉलेजेस के आसपास इनके गुर्गे घूमते रहते हैं और वो ऐसे वनरेबल बच्चों के ऊपर नजर रखते हैं जिसकी चाल से, जिसके फेशियल एक्सप्रेशन से उनको ऐसा लगता है कि ये वनरेबल है, ये परेशान है, और फिर उसको धीरे से ड्रग ऑफर कर दी जाती है। और जब वो ड्रगी बन जाता है तो उसके पूरे सर्कल में उसके थ्रू वो एक नेक्सस बन जाता है और ये चेन आगे से आगे चलती रहती है। जब ड्रगी बन जाता है तो वो ड्रग जो है वो नॉर्मल नहीं है। मतलब अफीम या डोडा नहीं है कि खा लिया 5-6 घंटे सुरूर में रहे और फिर नॉर्मल हो गए। ये सिंथेटिक ड्रग है। अगर आपने एक बार ले ली तो आप जिंदगी भर उससे दूर नहीं हो सकते। दैट इट बिकम्स ए पार्ट ऑफ योर लाइफ। जैसे आपके माँ बाप, आपके भाई बहन हैं, वो आपकी जीवन का हिस्सा हैं, वैसे ही ये ड्रग्स आपके जीवन का हिस्सा बन जाती है। और बच्चों को पता नहीं होता, इस वजह से उनको ये ड्रग्स दे दी जाती है। आप यकीन मानिए इतनी मक्कारी हुई एक बच्चे के साथ। वो बच्चा इंडिया से आया था, उसको नींद नहीं आ रही थी। अब माँ बाप ने तो किसी जान पहचान वाले के पास भेजा था। उस जान पहचान वाले घर में शेयरिंग में लोग रहते हैं, 4-5 लोग। उस बच्चे को नींद नहीं आ रही थी, उसको घर की याद आ रही थी, तो उसके एक रूममेट ने उसको ये ड्रग दे दी और कहती कि ये ले ले, थोड़ी सी नींद आ जाएगी। और उस बच्चे ने वो ले ली, वो सो गया। लेकिन वो बच्चा जिंदगी भर के लिए रहे ना रहे इस धरती पे, कोई मैटर नहीं है उसका, कोई कोई फायदा नहीं है उसका। आप मैंने इनको देखा है। आप जो टोरंटो, वैंकूवर, कैलगरी किसी भी शहर के डाउनटाउन में जाओगे, उस ड्रग का नाम मैं बताता हूं आपको, आप लोग सर्च करिए ऑनलाइन जाके। उस ड्रग का नाम है फेंटेनिल। FENTNYL, फेंटेनिल। ये ड्रग बेसिकली हाथियों को, घोड़ों को, जो ऊंट को, जो बड़े जानवर होते हैं जो आसानी से बेहोश नहीं होते, उनकी सर्जरी करते टाइम उनको बेहोश करने के लिए इस ड्रग का इस्तेमाल होता था। और यहां पर अब इसी को इसी को किसी और चीजों के साथ मिला करके अफीम के नाम पे परोसा जा रहा है। और बच्चे जो हैं उनको ऐसा लगता है कि जो पंजाब में अफीम मिलती है वही अफीम है। लेकिन पंजाब वाली अफीम में और यहाँ वाली अफीम में 100 गुना फर्क है। तभी आप सोचते हैं कि जो पंजाब में जो डेड बॉडीज आती हैं, ये सारी की सारी ओवरडोज बॉडीज हैं। ये कहते हैं ना हार्ट अटैक है, ये हार्ट अटैक नहीं है। हार्ट अटैक सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स को ही आ रहा है कनाडा के अंदर। कनाडा के अंदर और 50 देशों के लोग रहते हैं, किसी को हार्ट अटैक नहीं आ रहा। यहाँ की जो लोग, जो मैच्योर लोग हैं, परिवार वाले लोग हैं, उनको नहीं आ रहा। सिर्फ इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ही हार्ट अटैक आ रहा है। वो सारे के सारे लोग ड्रग ओवरडोज से मर रहे हैं। और हर महीने 3 से 4 बॉडीज सिर्फ और सिर्फ टोरंटो से पंजाब जा रही हैं ड्रग ओवरडोज की वजह से। अभी पिछले 2 वीक में 4 बॉडीज जा चुकी हैं, सिर्फ 2 हफ्ते में, अभी महीना पूरा भी नहीं हुआ है। तो दिस इज द लेवल ऑफ, मतलब ड्रग एडिक्शन इन पंजाब, जो इन मतलब कनाडा। और जो लोग पंजाब से नशे के लिए, नशे से बचने के लिए अपने बच्चों को कनाडा भेजा, वो नशा उनके बच्चों के पीछे पीछे कनाडा भी आ गया। क्यों आ गया कनाडा? ये सबसे बड़ा सवाल है कि पंजाब में तो चलो इन्होंने बहुत सारे पॉलिटिशियंस पे ये फलाना करदा जी, ये फलाना करदा, यहाँ पे कैसे आ गया? क्योंकि इस कुप्रथा को, इस कुरीति को, इस समाज की बुराई को समय रहते हुए एड्रेस नहीं किया इन लोगों ने। 2010 में मैं मोहाली रहता था,
तब हमारा एक क्लासमेट था, उसके भाई का ऐसे ही साइलेंट अटैक आके मरा था पंजाब में। मैंने सोचा, मैंने कहा ये साइलेंट अटैक कहां से है, कहीं मैंने तो कभी सुना नहीं। 20-22 साल के लड़के को ऐसा कौन सा अटैक हो गया? उसका जवाब मुझे अब जाके मिला है 14 साल बाद, कि वो साइलेंट अटैक नहीं था, वो ड्रग ओवरडोज थी। सर एक बात बताऊं मैं आपको, मैं ना यूपी में पढ़ा हूं 12वीं तक। मैं ना 5वीं क्लास में था, तो मैं ना सोशल साइंस में फेल हो गया। मेरी माँ ना बिल्कुल अनपढ़ अंगूठा छाप महिला है, वो स्कूल नहीं गई कभी भी। और जब मैं फेल हुआ ना, तो उन्होंने मेरे को इतना जलील किया, मतलब मेरी कॉलोनी में कोई भी बच्चा लड़का आदमी आता था, कोई भी महिला आती थी, कोई भी लड़की आती थी, उसे पूछते थे ये सोशल साइंस कौन सी सब्जेक्ट होती है? वो कह रहा आंटी जी क्या हो गया, आपको कहाँ जरूरत पड़ गई सोशल साइंस की? वो कह रहा मेरा लड़का फेल हो गया सोशल साइंस में। वो किसी भी बच्चे को, बेटा तुम्हारे 20 में से कितने नंबर है? वो कहता मेरे 14 नंबर आए, 15 आए। कह रहे अरे बेटा तुम्हारे तो बहुत आ गए, मेरा बेटा तो फेल हो गया, 7 नंबर आए हैं। सर उस क्रिटिसिज्म की वजह से मेरे मन में एक ऐसा खौफ बैठ गया था कि जो मर्जी हो, 15 से नीचे नंबर नहीं आने चाहिए। सर पंजाब की सोसाइटी, पंजाब के जो सोशल वर्कर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, रिलीजियस लीडर्स हैं, इस नशे की समस्या को वो छुपाते आए हैं। इनफैक्ट जो पेरेंट्स हैं, वो भी बाहर जाके ये नहीं बोलते कि हमारे बच्चे नशे करते हैं। उनको बाहर आना चाहिए था टाइम टू टाइम, और इस समस्या को के खिलाफ बोलना चाहिए था। लेकिन अब ये विकराल रूप ले चुकी है साहब। पंजाब का तो मुझे नहीं पता, लेकिन कनाडा के अंदर बहुत विकराल रूप ले रखी है। समाज के रिटायर्ड एक व्यक्ति है जसवीर सिंह, वो आगे आए, सरकार के सामने सारे डेटा रखा, और सरकार ने एक पायलट प्रोजेक्ट बनाया जिसका नाम है RRSL, रैपिड रिस्पॉन्स टू लाइफ सेविंग, रैपिड रिस्पॉन्स टू सेविंग लाइफ। और इस पायलट प्रोजेक्ट ने पैसा दिया, और उन्होंने इस चीज को आइडेंटिफाई किया कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ड्रग की आग में एक बड़े ही नेक्सस बना करके झोंका जा रहा है, और उनसे पैसा कमाया जा रहा है, और वो बर्बाद हो गए हैं। सर अब तो सिचुएशन यहां तक आ गई है कि पंजाब के पेरेंट्स कनाडा आने लगे हैं अपने बच्चों को ढूंढने के लिए, क्योंकि उनका उनके बच्चों से संपर्क ही नहीं है। वो 5-6 फैमिलीज, तो वो जसवीर जी जो है RRSL वाले, वो बेचारे उनकी हेल्प कर रहे हैं। सिर्फ 2 बच्चे मिले हैं अभी तक, बाकी फैमिलीज के बच्चे ही नहीं मिल रहे। वो पूरे कनाडा वाइड जो शेल्टर होम्स हैं, जो होल्डिंग सेंटर्स हैं, उनके अंदर जा जा करके अपने बच्चों को ढूंढ रहे हैं। अब आप सोचिए कि क्या हालत होगी, किस सिचुएशन में वो बच्चे होंगे वहां पर। उन्होंने एक और केस बताया, एक बच्चा, उसके मम्मी पापा पंजाब में दोनों गवर्नमेंट जॉब में है, और वो बच्चा, उस पे यहाँ पे 50 क्रिमिनल चार्जेस हैं, 50 क्रिमिनल चार्जेस। और लास्ट में सरकार ने उसको पंजाब डिपोर्ट किया। उस क्रिमिनल चार्जेस के अंदर आपको स्टोर लूटना, वॉलमार्ट को लूटना, बेस्ट बाई को लूटना, कन्वीनियंस में लूट खसोट कर ली, कोई आदमी कमजोर है शारीरिक रूप से, बस स्टैंड पे खड़ा है, उसका फोन छीन लेना, ऐसे ही मतलब सारे 50 चार्जेस। अब कहाँ बताऊं, मेरी तो लिस्ट खत्म हो जाती है क्राइम के बारे में। वो उसको फाइनली डिपोर्ट किया गया। मैं लोगों से ये कहना चाहूंगा कि अगर आप अपना बच्चा यहाँ पे भेज रहे हैं, इन सारी मुद्दों, पहली बात तो 12वीं पास बच्चे को यहाँ मत भेजिए। मैं खुद शेयरिंग में रहता था जब मैं स्टूडेंट था, मेरे साथ 6-7 लड़के और रहते थे, हमने घर किराए पे ले रखा था। वो लड़के सब 12वीं पास थे। वो लड़के आज 10 साल बाद भी बेसमेंटों में ही रहते हैं शेयरिंग बेसिस पे, क्योंकि उन बच्चों को न तो मनी मैनेजमेंट आता है, न उनको फाइनेंशियल मैनेजमेंट आता है, न वो जॉब के लिए उनके पास कोई बार्गेनिंग पावर होती है, क्योंकि दे आर नॉट क्वालिफाइड इनफ। तो 12वीं पास करे हुए बच्चों को मत भेजिए यहाँ पे। तो ये है एक आपका फिलहाल जो यहाँ पे सिनेरियो है साहब, ड्रग्स को लेके। जी। मुझे एक बात म्यूट। बताइए, आपने कहा, आपने भी इस बात की शुरुआत में कहा कि
$30-40-50 हजार लग जाते हैं वकील करने में, अगर आपको इस जंजाल से छूटना है। पर सर, बेल हो गई $1000-2000 में, पर मुकदमा चलेगा ना। जैसे हमारा जुडिशियल सिस्टम तो उस मुकदमे में मान लीजिए उसको 5 साल की सजा हो गई, 7 साल की सजा हो गई, तो ऐसे कैसे छूट जाएगा? सजा काटने के बाद रिपोर्ट होता है कि पहले ही कर देते हैं? क्या सिस्टम है? मुकदमा तो उसका चलेगा ना जिसको कोई कोर्ट में जाकर के उसको कोई पेश करेगा, तभी तो मुकदमा चलेगा ना। और कोर्ट में पेश कौन करेगा? वकील करेगा। वकील कैसे करेगा? वकील आपसे 5,000 10,000 डॉलर लेके आपकी केस की फाइल बनाएगा। जेलों में ही पड़े रहते हैं, पेशी होती ही नहीं है। बस ड्रगी बता करके, और 1,000 2,000 जितने पैसे होते हैं, अपने पंजाबी लॉयर या अपने जो इंडियन लॉयर्स हैं, वो इंडियन लॉयर्स कर्टसी के तौर पे एक बार बेल करा देते हैं, बाकी 2-2 3-3 साल शेल्टर्स में ही पड़े रहते हैं। कोई पूछता नहीं है उस चीज को, कोई नहीं पूछ रहा। आपको पता है, एक लड़का शेल्टर से, ये जो जसवीर साहब हैं, जो ये RRSL की संस्थान चलाते हैं, इनके ऑफिस में आ गया। अब जो ड्रगी होता है, जैसे आपके यहाँ नशा नशा छुड़ाऊ केंद्रों के अंदर नशा छुड़ाने के लिए उनको थोड़ा 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 डोज देते हैं ना, कि ये धीरे धीरे इसको लेवल कम आ जाए इसका, वैसे ही यहाँ पर भी एक मेडिसिन देते हैं कि धीरे धीरे इसकी जो इनटेक है वो कम की जाए। वो लड़का शेल्टर में, उसको वो मेडिसिन मिलती थी, लेकिन शेल्टर से रिलीज हो गया, उन्होंने कहा भैया जाओ तुम्हारा टाइम पूरा हो गया। वो जब उसको बाहर आया तो वो मेडिसिन नहीं मिली। वो आ गया इन जसवीर सिंह के ऑफिस में, उन्होंने कहा साहब मैं ऐसे ऐसे आया हूं और मेरे को मेडिसिन चाहिए वरना मैं मर जाऊंगा। इन्होंने, वीकेंड का दिन टाइम था, इन्होंने टोरंटो के सारे क्लिनिक्स में फोन कर दिया कि भाई मेरे पास ऐसे ऐसे एक वनरेबल पेशेंट है और उसको मेडिसिन चाहिए। तो सबने कहा कि जी हम तो क्लोज हैं, कोई ने कहा डॉक्टर नहीं है, कोई ने कहा हम आउट ऑफ स्टॉक हैं। और इसको 4-5 घंटे जब जद्दोजहद करते रहे दवाई के लिए, तब ये जो बच्चा था, ये जो इंटरनेशनल स्टूडेंट था उनके पास, उन्होंने कहा कि आपको 4 घंटे 5 घंटे हो गए ना दवाई के लिए परेशान होते हुए, आप मेरे को $100 दीजिए, मैं 5 मिनट में आपको यहाँ पे नशा मंगवा के दिखा देता हूँ। 5 मिनट में करण, अभी जो टाइम हुआ है इसके 5 मिनट में। तो इस तरीके की अवेलेबिलिटी है सर, इस तरीके की अवेलेबिलिटी। अब आप सोचिए कि जो बच्चे आ रहे हैं वो कितना रिस्क पे हैं। किसी भी माँ बाप को अगर ये देखना है ना कि मेरा बच्चा कितना काबिल है, अगर किसी को ये शक हो ना कि मेरे को नहीं, मेरा बच्चा तो बड़ा समझदार है, बहुत बच्चा काबिल है, अब आप उस एज में जितनी अकल आपको थी ना, उतनी ही अकल आपके बेटे को है। अगर मैं आज 36 साल का हूं, अगर मुझे ये पता लगाना ना कि मेरा भांजा या मेरा भतीजा जो 12वीं में है वो क्या सोचता है और उसकी कितनी अकल है, तो मेरे को इस बात से हिसाब लगा लेना चाहिए कि मैं जब उस उम्र में था, मैं जब 12वीं में 10वीं में था, तो मेरे में कितनी अकल थी, उतनी ही अकल उस बच्चे में है। तो माँ बाप को भेजने से पहले इस बात पे एक्सपेरिमेंट कर लेना चाहिए कि उसके बच्चे में कितनी समझ है। जितनी हमारे पास 12वीं में थी उतनी ही उसके पास थे। हम जिन जी मुझे एक बात बताइए, पूरी दुनिया से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं, पूरे हिंदुस्तान से आते हैं। महंगाई सबके लिए है, बेरोजगारी सबके लिए है, मकान सबके लिए महंगे हुए हैं। मक, है सभी, पूरी दुनिया से मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के बच्चे आ रहे हैं, कर्जे ले लेके आ रहे हैं, जमीनें बेच के आ रहे हैं, माँ के गहरे गहने गिरवी रख के आ रहे हैं। तो आखिर आपने कहा 90% स्टूडेंट्स पंजाबी हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है, क्यों बाकी जो चाइनीज आ रहा है या जो पाकिस्तानी आ रहा है या जो बांग्लादेशी आ रहा है या जो ताइवान से आ रहा है, उसके लिए वो समान परिस्थिति नहीं है? पंजाबी ही क्यों? आखिर ऐसा क्या कारण है? देखिए, दूसरे देशों को छोड़ दीजिए, चाइना, ताइवान, इनकी करेंसी स्ट्रांग है। जितना पैसा, पहली बात तो कोई आता नहीं है, आपको स्पष्ट कर दूं मैं, ना तो चाइना का स्टूडेंट आता है, ना ताइवान का स्टूडेंट आता है, ना सिंगापुर का स्टूडेंट आता है, क्योंकि उनकी करेंसी जो है वो स्ट्रांग है। चाइना, कैनेडियन $1 जो है वो चाइना का 6 रुपया बनता है। क्यों आएगा चाइनीज यहाँ पे? और आएगा तो राजा की तरह रहेगा वो। तो समझ रहे हैं बात को?
तो सबसे ज्यादा आते हैं अपने पंजाब से और गुजरात से। अब आपके सवाल पे आते हैं, डायरेक्ट इधर उधर की बात नहीं करते हैं। गुजराती क्यों नहीं पढ़ते हैं इसमें? गुजराती कम्युनिटी जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। वो उनका बच्चा जब लैंड होता है तो उसके बच्चे उनके बच्चे को पता होता है कि मैं कहाँ जॉब करने वाला हूँ, 2 साल बाद मैं कौन से गैस स्टेशन का मालिक बनूंगा, 5 साल बाद जो है मेरे पास 5 गैस स्टेशन होंगे, 4 गैस स्टेशन होंगे, जब मैं पीआर हो जाऊंगा तो मैंने कौन कौन से शहर में जाके रेस्टोरेंट्स की फ्रेंचाइजी बाई करनी है। वो उनको ऑलरेडी पता होता है। मैं पूरे कनाडा में ट्रेवल करता हूं, मैं किसी भी रूरल स्टेट में जाता हूं, किसी भी रूरल गांव में जाता हूं, वहां पे एक गुजराती बच्चा गैस स्टेशन पे काम करता हुआ मिलता है। उससे मैं पूछता हूँ कि भाई तुम मालिक हो या स्टूडेंट हो? वो कह रहा है जी मैं तो इस पे सिर्फ चलाता हूँ इसको। आप 2 साल बाद उसी गैस स्टेशन पे जाओगे, वो उसका मालिक बना मिलेगा। वो उसको बाई कर लेता है। कैसे बाई कर लेता है? जैसे आप पंजाब में या इंडिया में कमिटी डालते हो, 50, 100, 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए कमेटी डालते हैं ना, 40, 50 लाख। वैसे ही गुजराती कम्युनिटी यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, वो 200, 200, 300, 300 करोड़ रुपए की कमिटी डालते हैं। $50 मिलियन, $100 मिलियन, और वो अपनी कम्युनिटी को ऊपर उठाते हैं। कोई बिजनेस बाई है, कोई बिजनेस बिकाऊ है, कोई अच्छा गुजराती कम्युनिटी में से है, उसको वो गैस स्टेशन बाई करके दे दिया और वो उसको आगे चलाता रहता है। तो वो लोग बहुत ज्यादा फोकस होते हैं अपने काम के लिए, और उनके लोग जो हैं उनको बहुत सपोर्ट करते हैं। तो वो आते ही जो है ना, वो उस इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर इंगेज हो जाते हैं, और फिर वो उस तरफ आते ही नहीं। तो दूसरी तरफ दूसरा कारण उनका न आने का ये है कि उनकी कम्युनिटी में नहीं है ये काम, उनके बच्चे नहीं करते, उनके लोग नहीं करते ये काम। अब आ जाते हैं इस तरफ कि यही क्यों पढ़ते हैं। पंजाब के अंदर मैंने देखा है अफीम खाना जो है वो एक सुपरमेसी है। ये तो चंगा काम है, बड़े लोग पहला भी खांदे सी, हुण भी खांदे हैं। शाम को मतलब शराब पीना पूरे परिवार के बीच में वो एक कल्चर है। दूसरी चीज, जो पंजाब के अंदर 1972 के बाद पाकिस्तान ने ड्रग को पुश किया, उस ड्रग का जो कस्टमर था, उन उन ड्रग तस्करों का जो कस्टमर था वो कनाडा आ गया। और सिंस कस्टमर कनाडा आ गया तो उसके पीछे वो दुकानदार भी कनाडा आ गया। कैसे आ गया? आपके भारत के अंदर जब कोई ड्रग पकड़ी जाती है तो 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो ऐसे ही पकड़ी जाती है ना, हीरोइन, कोकेन। अखबारों में इतने यही क्वांटिटी की खबर आती है। क्या हो गया साल 2 साल में किसी कोची पोर्ट पे या वापी पोर्ट पे 800 करोड़ या 1400 करोड़ की पकड़ी गई। लेकिन यहाँ पे एवरी वीक आज 8 क्विंटल का ट्रक अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पे पकड़ा गया, उसके अंदर 8 क्विंटल कोकेन थी। आज लेथब्रिज और अमेरिका के कनाडा बॉर्डर पे ट्रक पकड़ा गया, उसके अंदर 4.5 क्विंटल हीरोइन थी, कोकेन थी। अब ये तो वो क्वांटिटी है जो पकड़ी जा रही है कुछ क्विंटल में। अब आप ये सोचिए कि ये जो नहीं पकड़ी गई वो कितनी है। और ये जितने भी ड्राइवर हैं, ये जितने भी ट्रक वाले हैं जो पकड़े जाते हैं, वो उसी कम्युनिटी से आ रहे हैं। ये खबरों में रोज यहाँ पे आम है। जो राष्ट्रीय न्यूज चैनल है वो बकायदा इसको कवर करते हैं। आपका सीबीसी है, आपका जो दूसरे न्यूज चैनल्स हैं कनाडा को, वो बकायदा बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दिखाते हैं कि आज फलाने बॉर्डर पे इतने क्विंटल के साथ ये नाम का पंजाबी व्यक्ति पकड़ा गया, वो भी अब स्पेशली मेंशन करते हैं। तो आप खुद ड्रग ला करके अपने बच्चों को दे रहे हो, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? आपको पता है आपको मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूं आपके साथ? इस वीडियो को बनाने का कारण मेरा जो है किसी को क्रिटिसाइज करना नहीं है। मैं स्पष्ट करूं, ये वीडियो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मेरे भाई और मेरी बहन अब हरियाणा से, राजस्थान से और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भी कनाडा में आने लग गए हैं। मैं सिर्फ उनके माँ बाप के लिए ये वीडियो बना रहा हूं क्योंकि मुझे मेरे भाई बहनों की चिंता है।
मुझे किसी को क्रिटिसाइज करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरे को यह है कि मैं अपने बच्चों को जागरूक कर दूं ताकि इससे दूर रहें, और जब तक आप बात नहीं करेंगे आपके बच्चों को जागरूक नहीं होंगे। तो मेरा ये वीडियो बनाने का ये है कि भाई, अगर अपने बच्चे को हरियाणा, राजस्थान और कहीं से भी भेज रहे हो या पंजाब से भी भेज रहे हो, तो प्लीज आप ब्रेक लगाइए। यहाँ पे अब कुछ है नहीं पिछले अगले 4 5 6 साल के लिए। तो सब ये कारण था कि दूसरी कम्युनिटीज क्यों नहीं पढ़ती और अपनी कम्युनिटीज क्यों, ये कम्युनिटी ही क्यों पढ़ती है, क्योंकि उसी कम्युनिटी के लोग शामिल हैं। कोई भी देख नहीं रहा, सब अंधे वाह पैसा कमाने के लिए आगे चले हुए हैं, किसी को कोई लेना देना नहीं है। इस वजह से ये है, इस वजह से ये लोग इसमें ज्यादा है। प्रमोद भाई एक बार बताइए, आपने इतनी भयावह स्थिति बताई है, मतलब इट इज डेंजरस। जी। तो ऐसे में लोकल कनेडियन सोसाइटी में हमारी, हम पंजाबीज की, हम इंडियंस की क्या इमेज है वहां पे? क्या इमेज बनाई है हमने? हमने क्या इज्जत कमाई है अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए? अब इसके बारे में सब मैं इसमें क्या बताऊं। देखो, कनाडा एक मल्टी कल्चरल कंट्री है। अब जो है सामने, जो क्राइम फिगर्स हैं, वो क्राइम फिगर्स वो लोग बकायदा पब्लिश करते हैं कि कौन सी कम्युनिटी का कितना क्राइम है। वो ड्रग फिगर है वो सामने पब्लिश करते हैं। जो पुलिस स्टेशन वाले हैं वो पकड़ के सबके सामने वो बताते हैं। तो जो इमेज है ना, वो इमेज उमेज की तो देखिए बात मत करिए। वो इमेज उमेज अब कुछ नहीं है, वो 0/सन्नाटा है। कोई मुंह पे नहीं कहता, क्योंकि हर एक आदमी सोचता है कि यार मैंने क्यों लड़ाई झगड़ा करना है फालतू। मैंने अगर कुछ आईना दिखाने की कोशिश करी तो मेरे ही गड़ पड़ गए आगे सामने से। तो वो तो कोई करता नहीं है। लेकिन जो क्राइम का जो फिगर है ना, वो फिगर्स जो है पूरा देश देख रहा है साहब। और पूरा देश इसीलिए इतना त्रस्त है कि वो आज 10 में से 7 लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि ट्रूडो को इमीडिएट रिजाइन कर देना चाहिए। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इस देश की सारी समस्याओं का कारण सिर्फ और सिर्फ ट्रूडो की तुष्टीकरण की राजनीति है। इस आदमी ने एक कम्युनिटी को इतना ज्यादा तुष्टीकरण किया उसका कि उस इसकी वजह से जो है आज ये देश जो है गर्त में जा रहा है। और आपको मैं एक बात और बताऊं और साहब, अगर एक साल अगर इस बार सरकार नहीं बदली, कनाडा विल बी नेक्स्ट वेनेजुला एंड नेक्स्ट जिम्बाब्वे। आप इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। क्योंकि साहब जितना इमिग्रेशन हो रहा है उतना टैक्स कलेक्शन गवर्नमेंट का नहीं हो रहा। इसका मतलब बीच में टैक्स की लीकेज होने लग गई है। और क्राइम ग्राफ जो है ना, मतलब बाबा जी, आपको पता है पिछले हफ्ते कुछ बच्चे पकड़े गए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, फिरौती लेते थे लोगों से। फिरौती, एक 22 साल की लड़की पकड़ी गई है। किसी का भी रेस्टोरेंट अच्छा चलता है, किसी की भी कार डीलरशिप अच्छी चलती है, तो उसको सीधा फोन चला जाता है कि तेरा बच्चा इस स्कूल में पढ़ता है, अगर तू चाहता है सामने आए तो मेरे को इतने $1000 चाहिए। सैकड़ों लोगों ने तो फिरौती दे दी। कुछ लोग हुए, 2 3 लोग थे, फिर वो सामने आए, तब भंडाफोड़ हुआ, 5 लोग गिरफ्तार हुए। तो ये कॉन्ट्रीब्यूशन, पांचों के पांचों पंजाब से थे वो। जो भी ट्रक ड्राइवर पकड़ा जाता है ड्रग के साथ, 100% नहीं तो 95% एक ही उससे होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये लोग बात नहीं कर रहे। मेरे को समस्या इस चीज से है कि ड्रग्स की इतनी, सर मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब कोई नशेड़ी किसी बच्चे को बहलाता है ना, तो वो ये नहीं देखता कि ये बच्चा पंजाब से है, पाकिस्तान से है, गुजरात से है, राजस्थान से है। वो मेरे बच्चे को भी बहला देगा। मेरा बच्चे को भी स्कूल तो जाना है ना, कॉलेज तो उसने भी जाना है। तो जब मैं बोलूंगा ही नहीं इस प्रॉब्लम के बारे में, तो कौन कौन सॉल्यूशन करेगा इसका? कोई बोलता ही नहीं है इनके। पंजाब के अंदर ये नशा जो है, ये तो अब हम लोगों ने और ये बॉलीवुड ने जब फिल्में बनानी शुरू करी हैं, तब नशे को उजागर किया है इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे। ये तो छुपा के बैठे हुए थे, नहीं नहीं साडा मुंडा नहीं करता, साडा मुंडा नहीं करता। अगर स्टार्टिंग से ये सामने दिखा देते तो आज इतनी सिचुएशन खराब नहीं होनी थी।
आज आप कहीं पर भी सेफ नहीं हो, आप पंजाब में सेफ नहीं हो, आप कनाडा आए तो आपके पीछे कनाडा आ गए, अगर आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो तो आपके पीछे ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं ये। किसकी बनाई हुई है कार्टेल? किसका कार्टेल है ये? कौन चला रहा है इस कार्टेल को? और इनको कैसे कस्टमर मिल जाते हैं कि फलाना बंदा वहां रहता है, फलाने कस्टमर वहां रहते हैं, कि दे आर सपोर्टिंग ईच अदर। ये बात है सर, ये कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी के अंदर। जितने कार चोरी हो रहे हैं सबके सब एक ही इसी कम्युनिटी, 1.25 लाख चोरियां हुई हैं, सबके सब एक ही कम्युनिटी से। जितने भी ड्रग डीलर्स हैं सबके सब एक कम्युनिटी से। ये चीज है सर। प्रमोद भाई, मैं आपको बताऊं कि यहाँ जालंधर में एक जी। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है। हाँ जी। तो उसमें प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, उसमें 20-25 हजार स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। जी। तो उनके उनके जो मालिकान थे, उन्होंने अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए दे वेंट टू कंट्रीज लाइक रवांडा, बुरुंडी और ऐसे अफ्रीकन कंट्रीज में गए और बाकायदा गवर्नमेंट से बात की कि हम आपके बच्चों को एडमिशन देंगे और आप जो है स्कॉलरशिप पे बच्चों को भेजिए। तो लगभग आज से मैं करीब, ये मैं आपको 5, 6, 7 साल 6 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। तो इनके इन प्रयासों से क्या हुआ कि इन कंट्रीज से, इन अफ्रीकन कंट्रीज से कोई 6-7 हजार बच्चा जो है वो आके एलपीयू में पढ़ने लग गया। तो एलपीयू गेट के सामने बड़े बड़े पीजीज बने हुए हैं, जिसमें एक एक पीजी में 100-100 कमरे हैं, और वो इंटरनेशनल पीजीज बना दिए उन्होंने। बकायदा सभी फर्स्ट क्लास बढ़िया फैसिलिटीज दे दी, और उनका लोकल फूड, लोकल शेफ, मतलब जिस देश का बच्चा आ रहा है वहां पे वही फूड मिल रहा है। पर वो फिर बहुत जल्दी भर गए पीजीज, जो इनके लिए इंटरनेशनल पीजीज जो बने थे, और सस्ते पीजीज में ये रहना नहीं चाहते थे। तो इन्होंने क्या किया कि ये जलंधर वहां से मुश्किल से 7-8 किलोमीटर दूर है, तो ये बच्चे थोड़ा संपन्न भी होते हैं, तो इन्होंने जो है वो लोकल शहर में कोठियां किराए पे लेनी शुरू कर दी। और टोटल एलपीयू में इनकी संख्या थी 6-7 हजार। अच्छा, जब छुट्टी होनी तो इन्होंने मार्केट भी आना, शॉपिंग भी करनी, सिनेमा भी देखना, सोशलाइज भी करना, सब कुछ ही करते थे। अच्छा सर, जलंधर भी कोई बहुत छोटा शहर तो है नहीं, 10 लाख पॉपुलेशन है सर शहर की। कोई ऐसा थोड़ी ना कि कोई 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 पॉपुलेशन का कोई पिंड है। तो 10 लाख की पॉपुलेशन में कोई 5-6 हजार की संख्या कोई बहुत बड़ी संख्या तो है नहीं। नहीं। तो सर एक बार क्या हुआ कि ये जब जलंधर शहर में इन्होंने रहना शुरू किया, तो इनकी छोटी मोटी लोकल लड़कों से ना थोड़ी बहुत, एक बार कभी हाथापाई हो गई, कभी कुछ हो गया, कभी ये। सर विद इन 3 मंथ्स पूरा जलंधर शहर इनके खिलाफ खड़ा हो गया कि ये इनडिसिप्लिन है, ये दंगा करते हैं, ये है, इन्होंने साडा शहर खराब करता, जिथे देखो यही दसदे आ। सर मैं कह रहा हूं कि पुलिस को और फिर बाकायदा इंटरवीन करना पड़ा, और कॉलेज अथॉरिटी से, यूनिवर्सिटी से बात करनी पड़ी। अच्छा, टोटल 5-6 हजार थे, जिसमें से राउडी किस्म के या हुड़दंगी किस्म के कितने रहे होंगे सर? सिर्फ 10-20, बस 40-50 मैक्सिमम। 40-50, क्योंकि टोटल ही 5-6 थे। सर कनाडा में जहां इनकी संख्या 10 लाख से ऊपर पहुंच गई है, और इनका ये व्यवहार है कि कनाडा के हर क्राइम में ये सबसे आगे हैं। शाम को हुड़दंग करना, दारू पी के सड़कों पे बहुत ऊंची आवाज में म्यूजिक बजाना, आपस में लड़ाइयां झगड़े करने। तो वहां की लोकल पॉपुलेशन, जब हम मात्र 10-20-50 राउडीज को बर्दाश्त नहीं कर पाए। अच्छा, वो चूंकि पहचान भी अलग से आते थे भाई, अफ्रीकन बच्चे जो थे वो अलग पहचान में आते थे, तो हमारे वाले भी तो वहां अलग पहचान में आते हैं। बिल्कुल। तो सर इनके प्रति लोकल पॉपुलेशन भी तो बहुत हॉस्टाइल होगी। सर पता है क्या है, ये जो है ये मतलब जो ये रहते हैं मतलब स्पेशल एरियाज के अंदर, क्योंकि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है
वो कहीं ना कहीं इनको मोटिवेट करती है कि सीट वाइज जो है वो प्रभाव करो, क्योंकि चुनाव जीतना होता है। जैसे टोरंटो के अंदर ब्रैम्पटन में है, तो ब्रैम्पटन के अंदर जो है अपने सारे अपने लोग रहते हैं। मिसिसागा के अंदर सारे पाकिस्तानी होते हैं। यहाँ कैलगरी के अंदर नॉर्थ ईस्ट है, कि नॉर्थ ईस्ट में ही ज्यादातर जो है वो रहते हैं, ताकि सीटों को प्रभावित किया जाए, ज्यादा से ज्यादा सीटें जीती जाएं। अब ब्रैम्पटन के अंदर 5 MP हैं, पांचों के पांचों पंजाबी हैं, क्योंकि दूसरा बन नहीं सकता। कैलगरी के अंदर लिबरल की सिर्फ एक सीट आती है, पूरे अल्बर्टा के अंदर, हमारा जो प्रोविंस है उसके अंदर सिर्फ एक सीट आती है ट्रूडो की, वो कैलगरी नॉर्थ ईस्ट है। तो इस हिसाब से एरियाज बने हुए हैं। अब क्या है कि लोकल जो लोग हैं उनके अंदर सर विरोध बहुत है, लेकिन आपके अंदर, हिंदुस्तान के अंदर पता है क्या है, आप बोल देते हो सामने से, आप विरोध जाहिर कर देते हो कि मैं तेरे को नहीं पसंद करता। गोरों की यह प्रवृत्ति ये है कि वो सामने नहीं बोलते हैं, वो सामने लड़ते नहीं है, लेकिन उनके अंदर, जैसे मैं बात करता हूं लोगों से ना, कि धीरे 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 उनसे उगलवाते हैं, तो दे हेट अलॉट, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमारा देश जो था वो बर्बाद हो गया। क्योंकि सर उनको प्रॉब्लम पता है क्या है, प्रॉपर्टी के अंदर जो है 2 नंबर का पैसा पंप किया, कोई चाइना चाइना ने भी पंप किया और इंडियन पॉलिटिशियंस ने भी पंप किया। आपका पंजाब का एक राजनेता है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जो चुनाव के बाद काफी टाइम के लिए गायब भी रहे। उनके बारे में बताया जाता है कि वो अमेरिका और कनाडा के अंदर 6 से 7 हजार करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके गए हैं। ये मेरे पास कोई खुफिया खबर नहीं है, यहाँ की टिकटॉक के ऊपर और यहाँ के इंस्टाग्राम्स के अंदर यहाँ के लोगों ने ही वीडियो बनाई है कि पंजाब का एक पूर्व मुख्यमंत्री, जो थोड़े टाइम के लिए मुख्यमंत्री बने थे और बाद में वो पंजाब चुनावों के बाद गायब हो गए थे और कहीं विदेश में जाकर के बैठ गए थे, उन्होंने वैंकूवर के अंदर 1500 करोड़ रुपए में एक प्लाजा खरीदा है। तो जो गोरा बंदा था उसके बच्चे को मकान नहीं मिल रहा, जो उस बच्चे को 2.5 लाख में मकान बन के उसका वो सेटल हो जाना था, उसको वो $1 मिलियन है, लेकिन वो उस बेचारा वो अफोर्ड नहीं कर रहा, वो बेचारा परेशान है। तो अल्टीमेटली लोगों को ये है कि हमारी कंट्री को जो है किसी ने बर्बाद कर दिया, और उसमें जिस जो फिगर्स दिखाते हैं उनमें इनका नाम आता है, क्योंकि हर फिगर में, हर डेटा के अंदर, आप ड्रग्स ले लो, आप क्राइम ले लो, आप चोरी ले लो, आप लूट खसोट ले लो, सबके अंदर ही टॉप पे है। तो इसका मतलब ये है कि सिस्टम के अंदर दिक्कत नहीं है, आपके अंदर दिक्कत है। यह ऐसा नहीं है कि यहाँ के लोगों ने समझाया नहीं। जो पुराने पंजाबी लोग आए हुए हैं ना, वो जब मैं आया था स्टूडेंट, तो जब बड़ी बड़ी गाड़ियां लेते थे, तो जो हम फैक्ट्रियों में काम करते थे उस टाइम, कभी कभी जा करके, तो वहां की जो महिलाएं थी, जो पुरानी आई हुई थी, वो भी वहां वो काम करती थी। वो कहती थी कि बेटा, ये जो तुम बड़ी बड़ी गाड़ियां ले रहे हो ना, ये ठीक नहीं है, ये तुमको बर्बाद कर देंगी, इसमें तुम ताड़ा बहुत माड़ा हो जाना। उस टाइम क्या करते थे, उस टाइम ये जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते थे, ये उनको कहते थे कि ये साडे तो लगदियां ने आंटियां, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਕਿ ਅਸੀਂ 40-40 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਗਿੱਟੇ ਘਿਸਾਤੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ कुछ नहीं होया, ये स्टूडेंट आके किवें इन्नी ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ जाते हैं। लेकिन अब मेरे को समझ में आता है कि वो महिलाएं जो हैं वो इनसे जलती नहीं थी, इनको सही राह दिखाने की कोशिश कर रही थी, और आज बर्बाद है। बिहार से कोई प्रवासी मजदूर लुधियाना में आया मजदूरी करने, और वो आते ही फॉर्च्यूनर निकलवा ले कागजी हेर फेर करके, क्या होगा उसका, क्या करेगा वो? वही तो चीज है ना। पंजाब से एक प्रवासी मजदूर आके कनाडा में आकर के और मर्सिडीज निकलवा ले, बर्बाद नहीं कर देगी वो मर्सिडीज उसको, उसका क्रेडिट हिस्ट्री बर्बाद नहीं कर देगी, उसको बैंक्रप्सी नहीं फाइल करनी पड़ जाएगी, क्योंकि नहीं अफोर्ड करता वो। उसकी नजरों में अफोर्ड करता है, लेकिन इकोनॉमिकली वो नहीं अफोर्ड करता। जैसे इंडिया के अंदर या पंजाब के अंदर एक प्रवासी मजदूर फॉर्च्यूनर नहीं अफोर्ड करता, और इसी गाड़ियों के चक्कर में, फुकरीबाजी के चक्कर में हजारों हजार लड़के जो हाँ सड़कों पे भटक रहे हैं, न उनको कोई बैंक लोन देता है, न वो घर लेते हैं, क्योंकि गाड़ियों की किस्तें नहीं दे हुई। जब गाड़ियों की किस्तें नहीं दे हुई, तो किसी भी बैंक ने लोन देने से मना कर दिया, अब भटक रहे हैं, न कोई नौकरी पे रखता। अगर आपका बैंक्रप्सी हिस्ट्री है तो आपको जॉब भी बड़ी मुश्किल से मिलती है। ये है समस्या, और कोई बात नहीं करता इस बारे में।
मुझे एक बात बताइए, आपने कहा कि गुजराती कम्युनिटी एक दूसरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है, जी। जबकि मुझे सुनने में ये आता है कि पंजाबी स्टूडेंट्स को लूटने में, उनसे, उनको हर तरीके से उनका शोषण करने वाले खुद हमारे वहां के पंजाबी लैंडलॉर्ड ही हैं, जो कि ऐसे 40 साल पहले कनाडा में जाके बस गए थे, जो वेल ऑफ हैं, वही इन बच्चों को सबसे ज्यादा लूटते हैं। अभी पीछे मैं एक वीडियो देख रहा था कि वो एक बच्ची ने उनकी किसी की बेसमेंट ली, और शायद बेसमेंट में वो कुछ $1,500 जो है वो एडवांस जमा कराते हैं, और फिर वो हैंडओवर करता है बेसमेंट को, और जब बच्चा वापस जाता है तो वो पूरी चेक करता है कि इन्होंने कोई तोड़फोड़ तो नहीं की, गंदा तो नहीं किया, अगर गंदा किया तो सफाई कराएगा, सब कुछ करके अकाउंट सेटल करके सब कुछ करके फिर वो जो उसकी वो होती है, जो अर्नेस्ट मनी बोलते हैं, या जो भी उसने सिक्योरिटी रखी थी, वो वापस करता है। तो एक लेडी ने वीडियो बनाया था जिसने उसने बताया कि मैंने खुद उस बच्ची को वो दिलाया था, क्या नाम, मैंने खुद उस बच्ची को वो बेसमेंट दिलाई थी, और मेरे सामने वो बच्ची चली गई, तो मैं अगले दिन आई, मैंने उसको बेसमेंट हैंडओवर की, तो उसने बोला कि नहीं तुसी चले गई थी, ये भी टुट्टा सी, ये भी खराब सी, ये भी खराब सी, ये भी खराब सी। तो मैं कहा जी ऐसा तो नहीं था, मैं तो देख के गई थी, सब कुछ सही था। पर कुल मिला के फिर उस लैंडलॉर्ड ने उस बच्ची के 2 महीने की वो जो किराया उसने जो सिक्योरिटी जमा की थी वो नहीं वापस करी। ये उसने बकायदा वीडियो बना के बताया, मैंने यूट्यूब पे वो वीडियो देखी। तो मैंने कहा उस आखिर उस बच्ची को लूटने वाले वो पंजाबी लैंडलॉर्ड ही था ना, जो कि वहां 40 साल से बसा हुआ है और एक इतने बड़े मकान का मालिक है, पर वो एक गरीब बेचारे निरीह मासूम बच्चे को मात्र $1,000 की बेईमानी कर रहा है, और वो जानता है कि ये बच्ची बेचारी जो पंजाब से आई है, वो कितनी मेहनत करके कितनी गरीबी से उसने वो $1,000 इकट्ठे किए होंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए, वो कहते हैं कि ये बेचारे जो इलीगल वहां काम करते हैं उनसे काम करा लेंगे, हफ्ता हफ्ता 10-10 दिन काम करा लेंगे, पैसे नहीं देंगे, पैसे देने होंगे $20 तो देंगे, $8 वो भी मार जाएंगे। और ये सब हमारे पंजाबी भाई ही करते हैं, इन बच्चों को एक्सप्लॉइट वही करते हैं, जबकि उनको बिल्कुल। तो इन बच्चों को सपोर्ट कर, अच्छा वैसे ये इतनी बढ़के मारते हैं कि हम तो जी बच्चों की हेल्प करते हैं, हम तो जी खाना खिलाते हैं गरीबों को, हम तो जी ये करते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है? अरे, जितने भी ब्रैम्पटन में रेस्टोरेंट्स हैं, मैं खुद एक रेस्टोरेंट में काम करता था, नाम बता देता हूं मैं, पर छोड़िए, उस वो रेस्टोरेंट अच्छा चलता है सर। कोई भी बच्चियों को मिनिमम वेज 12, 13, 14 डॉलर है, $8, $9 से ज्यादा कोई नहीं देता। उस टाइम तो $7 देते थे। वो बच्चियां 10 घंटे काम करके गोडे रह जाते हैं। एक 18, 18, 19 साल की बच्चियों के $70 बनते हैं साहब। और ये एक्सप्लॉयटेशन इन खुद के लोग ही करते हैं। ये कंप्लीट झूठ है कि हम मदद करते हैं। मदद करते हैं, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल सभी हैं, कुछ लोग तो अच्छे होते भी हैं, लेकिन मैक्सिमम एक्सप्लॉयटेशन जो है वो अपने लोग ही करते हैं। जॉब्स तो छोड़िए, जब कोई बच्चा, उसका वर्क परमिट एक्सपायर हो जाता है और उस बच्चे को देश छोड़ना होता है या फिर यहाँ पे कोई जॉब लेनी होती है जो उसको पीआर करा सके, उसको बोलते हैं LMIA, लेबर मार्केट इंपैक्ट असेसमेंट। की कोई आदमी ये कहे कि हाँ, मुझे आदमी की जरूरत है और इसको मैं जॉब दे रहा हूं, तो उस बेसिस पे उस आदमी का वर्क परमिट एक्सटेंड हो जाता है और उसको देश नहीं छोड़ना पड़ता। अब ये कर्टसी है, अगर मेरा बिजनेस है, मान लीजिए मेरा बिजनेस है और मैं LMIA देने के लिए एलिजिबल हूं, आप मेरे को फोन करो कि यार प्रमोद भाई एक बच्चा फंसा हुआ है और उसको आप रख लो, तो मैं कहूंगा हाँ ठीक है भेज दो। आपको पता है उस बच्चे से कितना पैसा लिया जाता है? 40 से 50 हजार डॉलर। और अगर यहां पे वो पैसा नहीं है तो पंजाब में हमारे घर पहुंचा दो, लेकिन वो एडवांस चाहिए।
और उसके बाद की कहानी जो है वो और भी भयावक है। उसके बाद उस बच्चे को एज ए बंधुआ मजदूर की तरह काम करवाया जाता है। उसको इनफ आवर्स नहीं दिए जाते कि वो $40,000 जो है वो उतार सके। वो बेचारा पूरे पूरे कंपनी के चक्कर काटता रहता है, लेकिन उसको काम ही नहीं मिलता क्योंकि वो फंस गया है। उसका पे चेक बनेगा, लेकिन वो पे चेक उससे कैश वापस ले लिया जाता है कि टैक्स तू खुद तार। और जो हमारा तो जो ग्रॉस अमाउंट का, मान लीजिए $1,500 की उसकी पे बनी है, 1,500 में से $400 उसका टैक्स कटा है, तो तनख्वाह तो $1,100 ही आई। लेकिन उस बच्चे को पूरे का पूरा $1,500 जो है वो अपने एम्प्लॉयर को वापस देना पड़ता है। वो तो वो बेचारा टैक्स भी खुद ही तार रहा है, 40-50 हजार $50,000 एडवांस भी दे चुका है, और उसको काम भी नहीं मिल रहा। इससे ज्यादा अमानवीय, इससे ज्यादा अमानवीय कुछ हो नहीं सकता धरती के ऊपर। वो 16, 17, 18 साल का बच्चा जो पहले कॉलेज में स्ट्रगल कर रहा था, फिर वो वर्क परमिट में स्ट्रगल कर रहा था, और जब उसको थोड़ा सा उसको ये हुआ कि यार अब मैं ठीक हूं, तो वो उसके ऊपर ये एलएमआई का बोझ डाल दिया जाता है। और ये सब के सब अपने ही लोग होते हैं इनके, कोई बाहर का नहीं होता। बाहर वाला तो फिर भी छोड़ देता है। बहुत सारे लोग जो दुबई से आए हैं, वो भी, उनके साथ भी यही हो रहा है। ये प्रकाष्ठा है शोषण की। ये प्रकार, और आज के डेट में कनाडा में पीआर होना नामुमकिन है। आप पीआर नहीं हो सकते। 12वीं बस पास बच्चा किसी भी हाल में पीआर नहीं हो सकता। जितना मर्जी एजेंट बोल दें, जितना मर्जी एजेंट बेवकूफ बना दें कि फलाने प्रोविंस में चले जाओ, वहां चले जाओ, यहां चले जाओ, 12वीं पास बच्चे के पॉइंट्स पूरे नहीं होते, वो पीआर नहीं होगा। ये है साहब। इतने भयानक शोषण के बाद भी हमारे ये पंजाबी लोग जो यहाँ इंडिया में बैठे हैं वो ये बोलते हैं कि ए मुल्क ता नरक है तो ओ मुल्क स्वर्ग ने। इसके बावजूद कनाडा को ये लोग स्वर्ग बताते हैं। कनाडा जो है ना, 5 साल पहले डील ठीक थी सर, अब नहीं है वो डील। 5 साल पहले क्या होता था, 20-25 लाख रुपए लगा के आया, $3-4 हजार कमा लेता था, और वो एक सर्कल सा बन जाता था, पीआर बड़ी आसानी से मिल जाती थी। तो उस वक्त टाइम क्या था कि जो गरीब घरों के लड़के आते थे उनको थोड़ा सा सपोर्ट मिलता था इधर से। अब नहीं है, अब सिचुएशन वो नहीं है। अब नरक है। अब कनाडा नरक है। वो देश जहां पे आपका खुद का घर है, जहां पे आपको अपनी माँ की रोटी, पकाई हुई रोटी मिल रही है, वो स्वर्ग है। अब ये मिथ है, अब ये झूठ है कि आज की डेट में कनाडा स्वर्ग है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। नर्क है। अगर आ गया तो 90% चांस ये है कि आपका बच्चा आपके पास वापस नहीं आएगा। सिर्फ 10% चांस ही है कि वो सस्टेन कर जाएगा, वरना ड्रग माफिया जो है वो ड्रग माफिया उड़ा देगा। अच्छा सर, ये इस प्रकार जैसे मैं और आप आज एक वीडियो बना रहे हैं, ये कल सुबह पब्लिक डोमेन में चली जाएगी, हजारों लोग इसको देखेंगे, समझदार लोग शेयर करेंगे। ऐसी लाखों वीडियोस ऑलरेडी सोशल मीडिया पे चल रही हैं। हाँ, चल रही हैं, चल रही हैं। इसके बावजूद लोगों को अकल क्यों नहीं आ रही? आज आज जब मैं आपके साथ वीडियो बनाने बैठा हूं, उससे पहले करीब 15 मिनट पहले मैं अपनी लोकल फेसबुक पे अपनी जब स्क्रॉल कर रहा था, तो वहां पे मुझे 3-4 इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स के एडवर्टीजमेंट स्पॉन्सर्ड दिखे, जिसमें वो पासपोर्ट्स की माला बना के, ये देखो बी वीजे लग गए हैं, मेरे आज 30 वीजे लग गए हैं। और अभी 1 महीना पहले सर, वो जनवरी इनटेक होता है शायद आपके यहाँ कोई, जनवरी इनटेक। तो जनवरी इनटेक से पहले
दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे कनेडा दी फ्लाइट फड़ने वाले बच्चों की और उनको छोड़ने आए हुए उनके रिश्तेदारों की एक वीडियो एक पंजाबी बंदे ने शेयर की थी। ये देखो ये हाल है इंटरनेशनल एयरपोर्ट दा दिल्ली च सर। जैसे हावड़ा स्टेशन पे लाखों लोग नहीं होते और आदमी पे आदमी चढ़ा होता है हावड़ा स्टेशन की लोकल ट्रेनों के लिए, सर वो देखिए ना हाल था। ये। वो वीडियो देखी थी आपने? हाँ जी। सर इतनी भयावह कहानियां, भयावह। अभी तो हमने ग्रूमिंग गैंग्स पे तो बात ही नहीं की, जो बेटियों की वहां दुर्दशा है उनकी वो तो तो अभी हमने सर, बात ही नहीं की। वो तो हमारी मत सुनो। हम एक सिख है अपना, निहंग सिंह है, 60-70 साल उनकी उम्र है, मोहन सिंह नाम है उनका। वो हाँ, इंग्लैंड के रहते हैं बेचारे। वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, इन बच्चियों के लिए काम कर रहे हैं। उनके एक वो महिला भी है, एक महिला भी है, सुंदर सिंह नाम है उनका। वो टोरंटो में काम कर रही हैं। हाँ जी। ये जो मोहन सिंह है ये यूके में, लंदन में काम कर रहे हैं। जरा यूट्यूब पे जाके, वो इतने बुजुर्ग हैं, उनके वीडियोस कम अवेलेबल हैं लेकिन मिल जाएंगे आपको। जरा जाके देखिए कि वो एक मोहन सिंह सिख और हिंदू लड़कियों के और ग्रूमिंग गैंग्स के बीच में खड़ा है। सिर्फ वो एक शख्स। और जरा उसको ये कोई, ग्रूमिंग गैंग क्या होते हैं हमारे दर्शकों को जरा ब्रीफ में बता दीजिए, है क्या ये चक्कर ग्रूमिंग गैंग का? ग्रूमिंग गैंग्स क्या होती हैं कि ये बेसिकली लफंडर होते हैं। जैसे आपके यहाँ नहीं, आपके यहाँ एक वो योगी आदित्यनाथ शब्द नहीं यूज नहीं करते, लव जिहाद करके कोई, उसका ही एक रिफाइंड फॉर्म है कि लोग आते हैं, वनरेबल लड़कियों को बहलाते हैं और उनको बहला करके उनको अपने जाल में फंसाते हैं और फिर उनको आगे ब्लैकमेल करके उनको बेच देते हैं। ये है एक इसका सबसे छोटा परिभाषा, कि कुछ लोग आएंगे, अपनी गाड़ी, अपना सुंदर सा चेहरा, अपनी अच्छी सी पर्सनैलिटी और अच्छी सी गाड़ी आपकी बेटी को दिखाएंगे। आपकी बेटी पहले ही परेशान है जॉब को लेके, फीस को लेके, उसको बहला फुसला करके पहले उसको अपने चुंगल में फंसाएंगे और फिर उसको आगे बेच देंगे। दिस इज द कंप्लीट सिनेरियो ऑफ ग्रूमिंग गैंग। और शायद आपने ही पिछली वीडियो में मुझसे निजी बातचीत में कहा था कि एक एक बच्ची से लाखों डॉलर पाउंड कमाए जा रहे हैं, तो कितना एक्सप्लॉइटेशन होगा उस बेटी का। मैंने नहीं कहा ये, ओंटारियो पुलिस ने, और सुंदर सिंह जो कि एक समाज सेविका है, टोरंटो में बैठ के इन बच्चियों के लिए काम करती हैं, और हम्म। ओंटारियो की जो पुलिस है उसने अपनी इन्वेस्टिगेशन में पाया कि ये जो गैंग्स हैं, जिन जो लड़कियों को इस चुंगल में फंसाते हैं, 3-3 लाख डॉलर एक साल में कमाते हैं। तीन एक लाख बेटी डॉलर से, एक एक बेटी से। लड़की, एक लड़की से, एक बेटी से 3 लाख डॉलर। जरा मैं गुणा करके बता दूं, 1 करोड़ 80 लाख रुपए। ये मैं लफबाजी नहीं कर रहा, ये इंटरनेट पे इसका डेटा पड़ा हुआ है। और सुंदर सिंह को फोन कर लीजिए, उसका उनका फोन नंबर भी गूगल पे पड़ा हुआ है। और वो ऐसी बच्चियों को इनसे निकलवाती हैं, उनका रिहेबिलिटेशन करती हैं, उनको काउंसलिंग देती हैं, और जब उसको मेंटली प्रिपेयर करके फिर उनको अपने घर जाने में मदद करती हैं। ये उनका फिगर है, ये लफबाजी नहीं है, ये उनका फिगर है। जो उनको ये फिगर उन लड़कियों ने बताया है जिनको वो रेस्क्यू करती हैं। तो 12वीं पास बच्चा बहुत कोमल होता है, बहुत नाजुक होता है, उसको आपकी जरूरत है। वो टीन एजर होता है, उसको आपकी जरूरत है। उसको एक दिशा दिखाने में, एक उसको अच्छा भविष्य उसका संवारने में उसकी माँ बाप की और उसकी परिवार की जरूरत होती है। उस बच्चे को उसके पंख काट करके और बिल्डिंग के ऊपर से नीचे मत फेंको। नहीं, नहीं, मुझे एक बात बताओ प्रमोद भाई, एक बात बताओ यार। जी। हिंदुस्तान की सोसाइटी को आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं।
बिहार में कालाहांडी में कहीं कोई दूर दराज के गांव में कोई भूखा सोया हो तो बात अलग है। पंजाब में, हरियाणा में या राजस्थान के जिस एरिया से आप आते हैं, वहां पे आपने कभी गरीबी देखी है? हमारे यहाँ की गरीबी की परिभाषा यह है कि कोई भूखा तो नहीं मर रहा ना, कम से कम। कोई गरीब नहीं है, कहाँ गरीबी है सर, सब तो अच्छा सर कमा के खा रहे हैं। क्यों, एक मिनट, ऐसी कौन सी अमीर बनने की लालसा है कि जो लोग अपनी मासूम बेटियों को इस नरक में धकेल रहे हैं? तो कौन लोग हैं वो यार? कल कल ही एक वीडियो और आया है, अगर आप कहें तो, हालांकि वो सुनने लायक नहीं है वीडियो, क्योंकि उस बंदे ने ना, उस बंदे ने इन बेचारी बच्चियों के माँ बाप को बहुत गालियां दे रखी है। वो लंदन से आया वीडियो, अगर आप कहेंगे तो मैं एक आध विजुअल उसका दिखा दूंगा, अगर आप इजाजत दें तो। दिखा दीजिए सर, अगर मैं जितना। आपको सर, वो बंदा बता रहा है कि उनके कोई परिचित कोई व्यक्ति था, जी कोई लड़का था, वो वो उसको जानते थे। जी तो वो बताने लग गए कि उसके साथ कोई एक लड़की रहती है। जी तो उन्होंने पूछा वो लड़की कौन है? जी तो बोले वो इंडिया से आई हुई बच्ची है कोई, और वो 17 18 19 साल की बच्ची थी। जी तो साहब वो, मैं एक मिनट ये निकाल लूं, ये वीडियो मैं ढूंढ रहा हूं अभी, अब मैं कोशिश करूंगा कि आपको दिखा दूं। बहुत है ऐसी सर, बहुत है, बच्चों को ट्रैप कर लेते हैं, जो ड्रगी होते हैं वो ड्रगी ही अपनापन दिखा के और अपना पीछे पंजाब से अपनी नजदीकियां दिखा करके, और उनको जो है वो ड्रग की एक बार आदत डाल दी, जैसे मैंने बताया सिंथेटिक ड्रग सिर्फ एक बार ही सुंघानी है आपको, हम्म। उसके बाद तो वो अपने आप अपना काम खुद ही करती है, उसके बाद ये आपको। ये ਗਾਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਹੈ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਜਾਨੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪੈਣੀ ਧੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਖਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚਲੋ ਆਉਣੀਆਂ ਵੀ ਧੀਆਂ ਚਲੋ ਜੀ ਸਦ ਕੇ ਆਉਣ ਯਾਰ ਹਨਾ ਪਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਧੀਆਂ ਭੇਜੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ ਰਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੈਗਾ ਹਨਾ ਕੱਲ ਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਤੇ ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਵੈਂਟਵਰਥ ਰੋਡ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੈਂਟਵਰਥ ਰੋਡ ਤੇ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਲੰਘਣ ਡਿਆ ਤੇ ਚਲੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਲਡਰ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਗੱਡੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਲੰਘਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਰੁਕ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਹਨਾ ਚਲੋ ਮੁੰਡੇ ਮਾਂਡੇ ਚੱਲ ਗਏ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਗਏ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ ਹਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਹਨਾ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਗੱਡੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਦੀ ਬੈਂਚ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਬਜਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯਾਰ ਹਨਾ ਤੇ टू कट द स्टोरी शॉर्ट, वो उसने 50 पाउंड मांगे तो उन्हें, लड़का कौन है? बोला वो एक लड़की के साथ रहता है। तो बोला वो लड़की कौन है? तो वो लड़की इंडिया से आई है। ये लड़का कौन है? बोला ही इज अ जंकी, ही इज अ ड्रग एडिक्ट। बोला वो लड़की, बोला वो ये जब इंडिया में था तो उस लड़की से ये आइलेट सेंटर में मिला था, ये पहले आ गया तो उस लड़की को पता था वो गया हुआ है, तो उसके पेरेंट्स ने बोला कि बेटा साडी बेटी आ रही है, ਇਹਦਾ थोड़ा ध्यान रखी। तो तब ये उसको वहां लेने पहुंच गया एयरपोर्ट पे, उसके पास रहने की जगह नहीं थी, उसको लगा चलो मेरा एक फ्रेंड है, सब ये इसके साथ रहने लग पड़ी। ये खुद ही ड्रग एडिक्ट था। सबसे पहले इसने इस लड़की को पहले ड्रग्स लगाई। अब बस खर्चा कैसे निकले? तो इस लड़की को इसने उस धंधे में डाल दिया। जी अब लड़की कमा के अपनी ड्रग्स का और इस लड़के की, दोनों के ड्रग्स का इंतजाम करने लगी। तो उस लड़की को एक और इंडियन लड़की ने संपर्क किया कि मैं भी आ रही है, हाँ हाँ आजा, तू भी आजा। जब वो लड़की ने लैंड किया तो ये दोनों उसको लेने पहुंच गए बस वो भी और खत्म। उसको भी अपने घर ले आए, उसको भी उन्होंने वो ड्रग्स लगा दी। अब ये आदमी उन दोनों लड़कियों का दल्ला बन के वहां पे
काम कराता उन दोनों बहुत से, ऐसे तो और बहुत उन ऐसे। और अपने फ्रेंड्स को ऑफर करता है, वो ले जाओ कुड़ियां तो चाहिए तो ले जाओ। हाँ है है ही। मैं मानता हूँ इस बात को, ये झूठ नहीं बोल रहा है, जो वीडियो जिसने बनाया ना झूठ नहीं बोल रहा है, ये ऐसा है। बाद में सर इसने वो गालियां निकाली है ना उन पेरेंट्स को जो अपनी बेटियों को इस तरह भेज देते हैं, और उन पेरेंट्स को ये पता ही नहीं है कि हमारी बेटियां वहां क्या नरक भोग रही हैं। किस लिए? क्योंकि अमीर बनना है, और 25-30 लाख रुपए खर्च करके तुम अपने बच्चों को वहां भेज रहे हो। तुम्हारे पास उसको भेजने के लिए तुमने 25-30 लाख रुपए जुगाड़ किए, चाहे जैसे किए, और यहां भी तुम भूखे नहीं मर रहे थे यार। अच्छा, जब मैं ऐसी वीडियोस बनाता हूं ना सर, तो ये पता है क्या बोलते हैं, ओ अपनी फिक्र कर ला, यूपी बिहार में नहीं लड़कियां ऐसा करती हैं। अरे यार, यूपी बिहार में नहीं लेबर है भाई साहब, वो 250 रुपए कर्जा लेके और एक लोकल ट्रेन के जनरल डिब्बे में बैठ के और थोड़ा सा गुड़ और चना लेके ट्रेन में बैठ जाता है, 250 रुपए में पंजाब आ जाता है। वो 25 लाख रुपए खर्च के पंजाब नहीं आता। और हम मोहम्मद अपनी भाई, फिक्र कर रहे हैं ना, हम वो, अपनी फिक्र कर रहे हैं, तभी तो ये हाँ वीडियो बना रहे हैं कि हमारे बच्चे ना जाएं। हाँ, हम अपनी फिक्र कर रहे हैं ना, ये कहते हैं ना कि अपनी फिक्र कर लो, तो हम अपनी फिक्र कर रहे हैं ना, तभी तो हम हाँ चाहते हैं कि हमारे बच्चे ना जाएं, इसीलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, ना कि उनको उनके लिए बना प्रमोद रहे हैं। भाई, यू वोंट बिलीव कि आज से करीब 6-7 महीने पहले मुझे एक फादर का फोन आया, एक लड़के का, जी कि बाबा जी मैं आपका ना धन्यवाद करना चाहता हूं। मैंने पूछा क्या हुआ? कहता आपने ना मेरा इतना बड़ा काम किया है कि मैं आपको धन्यवाद दे नहीं सकता, मेरे पास शब्द नहीं है। मैंने कहा मैंने ऐसा क्या काम किया? कहता जी मेरा बेटा 2 साल से जिद किए हुआ था कि मैं कनाडा जाऊंगा, कनाडा जाऊंगा, कनाडा जाऊंगा, और मैं उसे कन्विंस नहीं कर पा रहा था, मैं उसे समझा नहीं पा रहा था। फिर बाई चांस मुझे आपकी ये इस टॉपिक पे कुछ वीडियोस मिल गई। कहते मैंने उसको वीडियोस दिखानी शुरू की। जब उसने आपकी 4-5 वीडियोस देखी तो वो उसने सीरियसली लिया बात को। फिर उसने सोशल मीडिया पे और बहुत सारी वीडियोस देखी। अब वो कहता है कि पापा नमक से रोटी खा लेंगे, पर मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। चलो सर, हम कम से कम आपकी वजह से एक परिवार बच गया एक बात बर्बाद होने बताइए से। ना, वो जो जिस बच्चे पे 50 लुटखो और क्राइम के केसेस हैं, जिसके मदर और फादर दोनों यहाँ पे स्कूल टीचर्स हैं, तो स्कूल टीचर की लाख रुपए से कम सैलरी होने का तो मतलब ही नहीं होता। सर पंजाब में रह के जो आदमी 2 लाख रुपए महीने कमा रहा है, वो अपने 17 साल के बेटे को बेटर लाइफ के एक मृग मरीचिका में कनाडा में झकेल दे रहा है। सर ये बच्चे भी नहीं मानते सर, ये बच्चे अपने माँ बाप को मजबूर कर देते हैं। आप मानिए बात, आजकल की जो जनरेशन है ना, ये इतनी जिद्दी हो गई है कि मतलब मैं जब अपने रिश्तेदारों के बच्चों को देखता हूँ ना, जो 11वीं 12वीं में या फर्स्ट ईयर में है, तो मैं ये सोचता हूँ कि सर जो अपब्रिंगिंग है, उस अपब्रिंगिंग में कितना फर्क आ गया है। सर इनको लथेड़ना चाहिए, 6ठी 7वीं से ही लात और घूसों से इनकी सेवा होनी बंद हो गई है। इनको एज ए कोमल जैसे फूल की तरह रखते हैं हाथों पे। अरे बच्चा है, उसको शुरू से कुटाई की आदत डालो ताकि वो तुम्हारी बात सुने। माँ बाप को सर मैंने देखा है, कई माँ बापों को बिल्कुल मजबूर कर देते। जब मैं कनाडा आया था ना 2015 में, मैं इसको फैक्ट करता हूं कि क्यों आते हैं। मैंने मेरे पापा को कहा, मैं कहा बाबूजी कनाडा जाना है। उन्होंने कहा बढ़िया नौकरी चल रही है और ठीक ठाक तरह है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली है, क्या जरूरत है जाने की। मैं कहा जा आते हैं। उन्होंने मेरे को कहा कि ठीक है जाया, नहीं तो तेरी जिंदगी भर तेरे अंदर एक ये मलाल रहेगा कि पता नहीं मैं वहां जाके क्या कर लेता, और जो है मैं वहां जाके पता नहीं क्या उखाड़ लेता, और तू जिंदगी भर अपने आप को कोसता रहेगा, तो जा आया। अब मैं तो सर 25-26 साल की एज में आया था, लेकिन
12वीं क्लास का बच्चा जब इसी चीज को इंसिस्ट करता है और माँ बाप सोचता है कि यार इन्हें जान दो, नहीं तो इन्हें पता नहीं सारी उम्र सानू मेहने देने हैं कि जे मैं कनाडा चल जाता तो मेरा आ हो जाता। अब उस वजह से जो है माँ बाप बेचारा मजबूर होके इनको भेज देता है। अब लड़कियों के साथ भी समस्या क्या है, लड़कियों को भी ये है कि जी मैं मम्मी पता नहीं की कर लेना सी जे मैं कनाडा चल जाती, बट उदों तुही पैसे करके मेरा साथ नहीं दिता। अब आप बताओ माँ बाप क्या करे इसमें, क्या करे माँ बाप, आप बताओ, जवाब दो आप मेरे को। इस मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि इस सिचुएशन में सर आपके हल क्या साथ, है, हल बताओ सर, इस समस्या का हल बताओ। इस समस्या का हल तो ये है कि हम बता रहे हैं सिचुएशन, हम सच्चाई लोगों के सामने रख रहे हैं, ला ला के रख रहे हैं, रेफरेंसेस के साथ रख रहे हैं। जो समझ गया उसके लिए हल निकल गया, जो नहीं समझा उसके लिए हल नहीं निकला। अब हमारे इससे इससे बेटर बताओ क्या हल निकालें। भाई हम तो बता सकते हैं ना समस्या क्या है, प्रॉब्लम्स क्या हैं, ड्रग्स है, कैसे धकेला जा रहा है, कैसे नेक्सस काम कर रहा है, कैसे फंसाया जा रहा है, क्यों फंसाया जा रहा है, सारा कुछ तो बता दिया। और क्या हल चाहिए आपको? सरकार तो नहीं प्रतिबंध लगाएगी, लोकतंत्र के खिलाफ है। कौन कैसे रोक सकता है कि कौन कहां जाएगा कौन कहां नहीं जाएगा, ये मोदी तय करेगा क्या? तो हम तो अपना काम कर रहे हैं, हम और आप तो अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं समाज के प्रति जो हमारी है, जो हल हमारे पास है। लोगों को समझना चाहिए इस चीज को। अब हम और आप वीडियो बना रहे हैं, हमें क्या लेना देना है कि पंजाब से कोई बच्चा कनाडा आए ना आए, अच्छी सिचुएशन में रहे बुरी में रहे, लेकिन तब भी हम अपने जीवन का एक अमूल्य 1-1.5 घंटा दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? किस इसलिए दे रहे हैं ना, क्योंकि किसी का बच्चा कहीं पे बैठा है तो वो सुने और इस चीज को रोके। वरना हमें क्या पड़ी है, हम तो वीडियो बना लेते हैं। अभी बतेरे हैं एक के अन्नामलाई के ऊपर 2.5 घंटे का कंटेंट पड़ा हुआ है, कौन है, कहां से आया है, कैसे आया है, क्या करेगा आगे, क्या भविष्य है। हम तो तमिलनाडु के ऊपर बना लेते, 30 सीटें आएंगी, 35 सीटें आएंगी, 25 सीटें आएंगी। लेकिन हम क्यों बना रहे हैं सामाजिक मुद्दे के ऊपर? सिर्फ और सिर्फ लोगों के लिए बना रहे हैं, ताकि वो लोग समझें कि अगर आप मत भेजिए अपने छोटे बच्चों को, ड्रग माफिया आपके बच्चों पे जैसे गिद्ध जो है वो जानवर के अंदर मरने का इंतजार करता है कि कब ये मरे और कब मैं इसके ऊपर जाके टूटूं, वैसे ही ड्रग माफिया आपके बच्चों पे नजर गड़ाए हुए बैठा है। हर घर के अंदर उसका गुर्गा बैठा हुआ है, हर कॉलोनी के अंदर उसका गुर्गा बैठा हुआ है कि जहां पे भी नए बच्चे फॉल हो रहे हैं उनको ड्रग्स में धकेला जाए। उनको कस्टमर चाहिए अपना माल सप्लाई करने के लिए। आपका बच्चा नहीं बच पाएगा जब तक आपका बच्चा मैच्योर नहीं होगा, जब तक आपका बच्चे का दिमाग जो है वो दुगनी गति से नहीं भागेगा, जब तक उसको वो बिल्कुल घाग नहीं बन जाएगा ना आपका बच्चा 25-26 साल तक, जब तक वो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज देख करके बिल्कुल घाग नहीं बन जाएगा, तब तक वो कनाडा के अंदर सरवाइव नहीं कर सकता। आज के केस में, पहले नहीं था ये 10 साल पहले, आप पहले का सिनेरियो देख करके मत भेजो। पहले ड्रग माफिया कनाडा में नहीं था, अब ड्रग माफिया कनाडा के अंदर है और बड़े ऑर्गेनाइज्ड तरीके से है। वो जो रेड एफएम वाले भाई साहब है ना शमील, उन्होंने पुलिस को दुकान का नाम और दुकान का एड्रेस बता दिया कि उस फलानी दुकान पे अफीम बिक रही है, उस फलानी दुकान पे ड्रग्स बिक रही है, और पुलिस ने कुछ नहीं किया। वो आज भी बेच रहा है। आप उस वीडियो का लिंक भी डालिएगा इसके डिस्क्रिप्शन में, ताकि लोगों की आंखें खुले कि हम नहीं, कनाडा में बैठ करके लोग ये बात कर रहे हैं। तो दिस इज अ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, और यही हल है, जागरूकता ही हल है दुनिया के अंदर हर एक समस्या का। किसी सरकार के पास टाइम नहीं है। आपने 4 सेमेस्टर की फीस दे दी $40,000, $10,000 आपकी जीआईसी आ गई, $50,000 और $10-20,000 आपने और भेज दिए, $60-70,000 आपका 2 साल में कनाडा की इकोनॉमी में आ गया। उसके बाद आज सरकार को कोई लेना देना नहीं है आपके बच्चे से।
भाड़ में जाए चाहे, अगर मर गया तो उसके नाम पे गो फंड में भी चंदा जुटा करके और उसको डब्बे में पैक करके इंडिया भेज देंगे, और आ रही हैं बॉडियां इंडिया। तो ये सच्चाई है, ये है इसका हल, इसके अलावा कोई हल नहीं है। कोई सरकार कानून नहीं बना सकती। आपके समाज को समझना पड़ेगा, माताओं को समझना पड़ेगा, जिसके एक एक दो दो तो बच्चे हैं, उसको क्या तो तुम बाहर भेज रहे हो। जी प्रमोद भाई एकदम सुन्न हो गया यार मैं तो। ये है सर, जो सिचुएशन विकराल है, कर रहे हैं हम तो अपना काम निभा रहे हैं साहब, बता रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। मैं अपने दर्शकों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अपने जानने वाले हर व्यक्ति को ये वीडियो दिखाओ, उनसे बोलो कि आगे 10 लोगों को भेजें। पंजाब के हर घर में ये वीडियो देखी जानी चाहिए। ऐसी 100 वीडियोस हैं, वो देखो। हमारे पे विश्वास मत करो, वो रेड एफएम वाली वीडियो देखो, उसका लिंक डालेंगे। भैया बड़े कीमती हैं ये बच्चे यार, इन्हें बचाओ। बिल्कुल सर। प्रमोद भाई, मैंने आपका एक ही, आपको बड़ी मुश्किल से छुट्टी मिली थी कनाडा जैसे देश में, आपका भी परिवार है यार, बच्चे हैं। नहीं नहीं, मैंने कोई कहा कहाँ उलझा रखा है आपको, मतलब अरे एक नहीं नहीं, अपने घंटे अपने आपने लोगों के समय प्रति, दिया, आपने समय दिया। अपने बहुत बच्चों के बहुत प्रति, धन्यवाद। अपने आने वाली पीढ़ी के प्रति इतनी एक जिम्मेवारी तो बनती है कि कम से कम एक वीडियो तो बना सकते हैं सर। प्रमोद भाई बहुत बहुत धन्यवाद। अगले किसी टॉपिक में ऐसे ही हमारा ज्ञानवर्धन कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी।